अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे किसानों के हवाले से कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से दिए जाने वाली सब्सिडीज़ और स्कीम्स का किसानों पर क्या असर होता है, क्या सोचते हैं वो, क्या समझते हैं कि क्या ये स्कीमें जो हैं वो उनके लिए कारआमद होंगी बनाम सरकार। नाजरीन, अब आप ये देखें कि किसान दिन भर मेहनत करने के बाद अपनी फसल की लागत उसे जब पूरी नहीं होती और उसके बाद वो परेशान हो जाता है कि किस तरीके से अपना वो रोज़गार जो है वो चलाएगा, घर किस तरह चलाएगा, लोगों के उधार किस तरह उतारेगा, क्योंकि डीज़ल जो है वो भी से उधार मिलता है किसान को, उसे उसके साथ साथ अद्वियात जो हैं, जो ज़राई अद्वियात हैं वो भी उधार मिलती हैं, बीज भी उधार मिलता है। उसके बाद ये लोग जो हैं ये हो जाते हैं रात के टाइम इकट्ठे कि बैठकर देखें, सोचें कि हम अपने माशी हालात को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। हम किसानों के पास इस वक्त मौजूद है, इनका कट एक जोड़ जो है वो बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी सारे किसान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात शुरू करते हैं। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। अच्छा, ये बताएं जी कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें दी जा रही हैं कि गंदम उगाएं और हम आपको किसान कार्ड दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ग्रीन ट्रैक्टर दे रहे हैं। क्या समझते हैं कि किसान जो हालात उसके साथ गुजर चुके हैं गंदम उगाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं उगाएगा। क्यों? पिछले साल जो गंदम का रेट उन्होंने बनाया था 3900 रुपया मन, उन्होंने उठाई भी नहीं उस रेट में। ली भी नहीं है, उठाने की दूर की बात है। ली भी नहीं? नहीं, वैसे गल गई है घर में। पिछले साल वाली पड़ी। तो फिर अब कहाँ है, क्या करोगे अब आगे? अब उतनी है कि बीजेंगे भाई जितनी हम खा सकेंगे खुद। मजीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या देख रहे हैं कि हुकूमत पहले रेट गिराती है, फिर उन्हें किसान माफिया कहती है, फिर माफिया कहने के बाद उसके बाद दोबारा जो है वो उन्हें लालच दिया जाता है कि जी अब उगाएं। ये क्या चक्कर चल रहा है हुकूमत का? ये आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपकी मेहरबानी है। ये देखें, ये एक एक एकड़ के किसान हैं, दो दो एकड़ के किसान हैं। बड़ा किसान यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इनको क्या लालच मिलेगा? ये क्या ट्रैक्टर लेंगे कि 1000 ट्रैक्टर दे देंगे, 9000 ट्रैक्टर दे देंगे जी आप गंदम ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। मैं आपको गंदम का खर्चा मैंने बनाया, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। कि हमारा अगर 2025 में हम गंदम काश्त करते हैं तो हमें कितना खर्चा पड़ता है और हमें इनकम क्या होती है। गंदम का बीज है 6200 रुपये। अच्छा। DAP की खाद है एक बोरी 12000 की। सही। ज़मीन की तैयारी करने में 15000 रुपये का एक्सपेंस है। एक एकड़ के? एक एकड़, ये एक एकड़ की बात कर रहे हैं? एक एकड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा। 3 बैग यूरिया हमें चाहिए इसको तैयार करने के लिए। 13200 रुपये आज के रेट के हिसाब से हमारी ये कास्ट बनती है। 2 स्प्रे लगेंगे 4500 रुपये के। एक बैग हमें कम से कम नाइट्रोफास भी इसके साथ डालना पड़ेगा अच्छी पैदावार लेने के लिए। 7800 रुपये का वो है। 5 पानी हमें लगाने पड़ेंगे जो हमें अपने ट्यूबवेल वगैरह से या लेके नहर वगैरह से हम जो भी लगाएंगे तो ये कम से कम हमारा 10 से 12000 रुपये ये भी एक्सपेंस आ जाता है। कटाई है, हम हार्वेस्टर की कटाई करें। आप ये देखें कि ये मैं वो बता रहा हूँ, मेरी बात मुझे बिजली के ऊपर जरा रुक जाए। बिजली का मैं इसमें वो कर नहीं रहा। अच्छा, बिजली नहीं कर रहा। हाँ जी। कटाई है, हम हार्वेस्टर की अगर कटाई करें तो वो 2500 रुपये हमारा पर एकड़ के हिसाब से वो हमारा खर्चा आता है। फिर आप मजदूरी वगैरह लगा लें, जो तूड़ी वगैरह हम बनाते हैं तो 20000 93,700 जो है ना, ये हमारी कास्ट आ रही है पर एक एकड़ की। अच्छा, बीज भी इसमें शामिल है? जो है जी, बीज इसमें शामिल है। मैंने पहले बताया था 6200 रुपये। 6 माह का अगर ठेका हम 40,000 भी लगाएं, पहले तो इससे ज़्यादा है, तो हमारी अपनी ज़मीनें 1-1, 2-2 एकड़ है, तो उस पर हम अगर 40,000 भी लगाएं तो 1,33,700 रुपये एक्सपेंस आ रहा है 1 एकड़ का। और उसमें निकल रहे हैं 45 मन अगर पैदावार लगाएं, जो हमें इन्होंने पिछले साल जो हम जलील हुए हैं गंदम उगा के 2500 रुपये के हिसाब से बड़ी मुश्किल से ये हमने आड़तियों व्यापारियों को दी है, तो अभी भी बची हुई पड़ी हुई है। तो ये 1,12,500 की रिकवरी है, 21,200 रुपये में नुकसान हो रहा है। तो ये अच्छा, मेहनत तो हमने इसमें कोई नहीं लगाई। मेहनत तो जो रात को हम मतलब सर्दी में उठ के जो पानी लगाते हैं
ठीक है ना, वो तो जो शहर में बैठे हैं वो तो अच्छा, एक तूड़ी रात भी का भी लगाई हिसाब नहीं आपने, बन रहा। तूड़ी भी लगाई आपने, कि तूड़ी भी तो बिकती है। तूड़ी अगर हम उस तूड़ी लगा भी लें तो वो हमारी मजदूरी है। 1 एकड़ में से कितने मन तूड़ी निकल आती वो है? 40-45 मन तूड़ी निकल आएगी। और वो कितने की बिकती है? वो भी ऑलमोस्ट लगा ले, कटाई के पैसे निकल जाते हैं हमारे। अच्छा, वो कटाई के पैसे कटाई के निकल। पैसे निकल जाते। हमारी मजदूरी भी तो है ना 6 महीने की, आप देखें कोई मजदूरी बचती है, वही हम अपने जानवरों को डालते हैं जिससे हम दूध वगैरह लेके वो करते हैं। अच्छा, ये जो आपने जो मुझे रेट बताए, ये सारे नकद के रेट हैं या ये उधार? नकद के रेट है, उधार और का अगर कोई खुदा रेट ना खास्ता जिस बंदे ने उधार लिया वो नहीं। दर्द वो होता है, 25% एक्स्ट्रा डाल ले, वो इसका मतलब तो 25% एक्स्ट्रा डाल एक्स्ट्रा डाल के के फिर ये लाख पे 25,000 रुपए और ऐड हो गए। ऐड होंगे। यानी कि तकरीबन अगर आपका 1.25 लाख का खर्चा है मेन तो प्रॉब्लम वो है जाके आपको सीड। पड़ेगा जाके कोई तकरीबन 33,500 रुपए। 1,33,500 रुपए। इसके अलावा ये है कि जब गवर्नमेंट हमसे गन्नम 2500 रुपए में ले रही है मन के हिसाब से, हमें 6,500 का थैला क्यों दे रहे हैं बीज का? कौन सा हमने जुल्म किया है गवर्नमेंट के साथ? वो 50 किलो का। तो मुझे ये बताएं कि कोई पूछने वाला नहीं है इनसे? पूछने वाला जो आप लोग पूछने- हैं, देखें जो मुझे एक पूछने बात वाला- बताएं, जी, आप लोग किसान हैं, जी। आप लोगों की एक यूनियन है, जी। आप लोगों का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, हुकूमत ने एक इदारा भी बनाया हुआ है, तो आप क्या उनके पास मैं नहीं बताता हूँ, जाते? ये यूनियन है ना हमारी, हम्म, यूनियन में भी बड़े जिम्मेदार हैं, कोई छोटा जिम्मेदार कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ, बड़े जिम्मेदार हैं, वो यूनियन को चलाते हैं, ऊपर काम में बाला तक जाते हैं, उनके मसाइल हल हो जाते होंगे। हमारे 1-2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ वाले के कोई मसाइल हल नहीं होते। तो ना तो बिजली का मसला हमारा हल होता है, ठीक है ना। अब 1 घंटा बिजली जो है वो हम चलाते हैं ट्यूबवेल पे, वो हमें 2,000 रुपये प्लस पे कास्ट जाके करती है, तो कैसे हम करें? तो फिर गवर्नमेंट सोलर पे दे रही है, तो सोलर अब गरीब आदमी को तो सोलर मिलता नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि फिर काम किस तरह चलेगा? देखें, आप लोगों ने आगे फसलें भी तो उगानी है काम ना? यही है, हम अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, किसी ने कनाल बेची है, किसी ने 2 बेची है, जिस तरह बच्चों को पढ़ाना है उसके एक्सपेंस पूरे करने, तो बेच के कर रहे हैं। हम क्या करें? कनाल, एकड़, इस तरह तो बेचते बेचते तो जितनी फिर जिसकी हैसियत है फिर तो उस फिर हिसाब से तो बेच फिर तो ज़मीन ही खत्म हो जाएगी। तो हमसे ख़त्म होती जा रही है, बड़े ज़मींदार लेते जा रहे हैं। अच्छा, लेने वाले भी बड़े बड़े ज़मींदार। ज़मींदार, गरीब आदमी कहाँ ले सकता है? या इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाता है, वो ले जाता है, हाउसिंग सोसाइटी वाले ले जाते हैं, वही हाउसिंग सोसाइटी वाले लेके हमारे पास जो है ना वही ज़मीन 3 लाख रुपए मरला था, जो हमसे 3 लाख की कनाल ले लेते। 3 लाख की कनाल 3 लाख रुपए मरला के हिसाब से। जी, क्या बात है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बिजनेस है जी। मरियम नवाज साहिबा, आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस दे दिया आवाम को कि ज़राअत ख़त्म करो और बिल्डिंगें बनाना शुरू करो, कॉलोनियाँ बनाना शुरू करो, आवाम से उसकी ज़मीन छीन लो, ज़राअत छीन लो, फिर खाएंगे कैसे? या बाहर से इंपोर्ट करना सब कुछ? आप मुझे एक बात ये बताएं, आप चाहती क्या हैं कि फिर पाकिस्तान की जो अवाम है ना, इस अवाम को भी बाहर ही भेज दें, या फिर बाहर के बंदे हमारे यहाँ पर मुसल्लत कर दें? क्योंकि हमारे अपने ही, वो कहते हैं ना, एक बड़ी मशहूर मिसाल है, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। नाजरीन, मज़ीद आगे चल रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हो? काम काश्तकारी करते हैं भाई। कितने एकड़ पे? 12.5 एकड़ 12.5 एकड़ पे क्या काश्त किया? मक्की। मकई? तो पहले क्या काश्त किया था? पहले कुछ भी नहीं, तो गंदम काश्त की थी? गंदम की थी। क्या बना? गंदम सर वैसे की वैसी पड़ी है, वैसे की वैसे पड़ी है। आप जैसे कह रहे हो ना, अब कॉलोनियाँ कट रही हैं, मरियम नवाज लोगों को ये कॉलोनियाँ खिलाएगी या ये बिल्डिंगें खिलाएगी, आवाम का कोई हाल अल्लाह के बंदे। अरे यार छोड़ो, हमसे आगे पूछो, आवाम तो अब भीख मांगने पे आ गई है। एक काम क्यों नहीं करते? सुनो, जी। सारे मिलके कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दो, वो कॉलोनियाँ और बनाएंगे, जाकर- आवाम खाएगी कॉलोनियाँ, अब यही होगा और क्या करना हमने। फसलों को आग लगाओ, फसल तो उगनी नहीं है फिर। फसल उगनी क्या, फसल तो होगी तो उगेगी, हमारे पास कुछ ना होगा तो क्या उगेगी। तो मुझे एक बात ये बताओ, जब फसल ही नहीं होगी जी, तो आवाम खाएगी क्या? आवाम बिल्डिंगें खाएगी। बिल्डिंग है? हाँ, बिल्डिंगें जो वो बनवाना चाह रहे हैं वही खाएगी और क्या। तो नहीं, अब ये आप लोगों को स्कीम भी तो दे रही है। क्या स्कीम दे रही है? हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो स्कीमें इसने दी हैं, क्या दिया है सर?
ये ट्रैक्टर स्कीम निकाली है, उसके ट्रैक्टर बाद स्कीम जो बड़े लोग हैं उनको ही मिली है, गरीबों को तो कुछ भी नहीं मिला। ट्रैक्टर स्कीम के साथ इसने वो भी तो निकाला है क्या? कि किसान कार्ड। किसान कार्ड हमारे पास तो कोई किसान कार्ड नहीं है, वो भी लोगों को बड़ों को ही मिला है, छोटों को तो नहीं मिला अभी। तो अब छोटों को ये तो कोई अब ये पूछता कोई नहीं। अब ये कोई लेजर शेजर भी दे रही हमें हैं। तो कुछ भी नहीं मिला सर। नहीं मिला नहीं, एक अलग बात है। जी अगर मिल जाता तो क्या उगा सर, लेते? ये सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं और मैं ये कुछ पूछ रहा नहीं, हूँ, बस अगर सब मिल आ जाता, गया, हाँ? एक मिनट, अगर मिल जाता तो क्या बना लेते, उगा लेते गंदम? नहीं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम गंदम उगा लें। बात तो ये हुई ना कि हाँ, कभी हम- कैपेसिटी नहीं। नहीं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो फिर उगाओगे क्या, किस तरह हम चलाओगे? अपने खाने के लिए उगाएंगे। नमक की काश्तकार को मोल लेना पड़ता है ना, उतनी को उगाएंगे जितनी का हमारा साल का गुजर बसर हो जाएगा, बस इससे ज्यादा हम नहीं उगाएंगे। तो भाई फिर और भी तो अखराजात हैं, वो और किस तरह पूरे और करोगे? अखराजात है यार, अल्लाह पूरे करेगा। जैसे क्या पहले सर? जैसे भाई, पहले कर रहे हैं ऐसे एक करेंगे। मिनट, किसान के पास एक ही काम है, जी वो है फसल उगाना। जी फसल नहीं उगती, जी आप अपने जोगी उगा लेते हो, जी जी खा लिया, बच्चों की पढ़ाई है, रोटी दारू है, अच्छा उसके बाद हॉस्पिटल के खर्चे हैं, खुशी गमी है, जी बिल्कुल। कपड़े हैं, वो कहाँ से पूरे करोगे? अगर जे हम गंदम उगा लेंगे तो हमारे पास जो ये पुराने पटे हैं ये भी नहीं रहेंगे, ये भी उतर जाएंगे, हम नंगे घूमेंगे। हकीकत तो यही है। ये वाकई सही कह रहे हैं कि जो हालात इसे गंदम के आप लोगों ने कर दिए हैं, हमारे पास एंड हो चुका है, एंड हो चुका है। एंड हो चुका आई साहब, मरियम नवाज स्कीमें दे रही है, हाँ जी, किसान बर्बाद हो चुका है। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਕਿਉਂ, अच्छा, ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾਓ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। माफिया क्या देता? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਾਫੀਆ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ यानी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। और तो दिखाओगे कि ये असली माफिया ने। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਉਗਾਓਗੇ ਖਾਓਗੇ ਕੀ। ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗੋਸ਼ਤ। सही है। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਪਾਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਚੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਛੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਾਰਾ ਚਰਨਗੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਗਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ 1200 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਬਰਸੀਨ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ। ਉਹ ਬੀਜ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਪਿੰਨਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਿੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਉਹਨੇ ਹੀ देना। नहीं, फिर अल्लाह पाक ने क्या वो मन्नो सलवा उतारे ऊपर से, जिस बिल्कुल, तरीके से हजरत बिल्कुल। इब्राहिम के दौर में उतारते थे? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ 40-50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਆ? वो तो भुक्का कभी नहीं सुलाया होगा। ਬਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। तो फिर हुकूमत ने की करना है? ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ यहाँ भी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। तो फिर माफिया है, ਹਾਂ, तो फिर हुन स्कीमें क्यों दे रही है? ਸਕੀਮਾਂ ਕਰ ਲੈ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਚਮਾਟ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਸਕਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 500 ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਖਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਈ, ਆਓ ਬਈ ਗਰੀਬੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਬ ਹੁਣ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6500 ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਪਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 100 ਮਨ ਦੀ ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ 50 ਮਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਦਾਲਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸੀਡ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਫੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ 100 ਮਣ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਵੇ 20 ਮਣ 30 ਮਣ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਲਰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਏ ਖਾਦਾਂ ਪਾ पा के, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਮਰਨ ਦਿਓ ਭੁੱਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। बात तो सही है जी। क्या ये किसान अगर इस तरह का एका कर ले तो ये जितना भी सीड माफिया और ये स्प्रे माफिया फिर रहा है, ये इसको लगाम डाली जा सकती है। अब ये किसानों के ऊपर है कि वो उन फर्टिलाइजर्स पर चले जाएं जो कि हमारे आबा अजदाद आज से पहले यूज़ किया करते थे। जब ये कंपनियां नहीं बनी हुई थी, उस वक्त हम कलर के तौर पर जो जानवरों का वेस्ट है वो यूज़ किया करते थे, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनको हम इस्तेमाल करके खाद बनाया करते थे, ज़मीन को ताकतवर बनाया करते थे, और उसके बाद जो अनाज निकलता था वो आज के अनाज से कहीं गुना ज़्यादा ताकत याफ्ता था। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि माफिया क्या है। माफिया है सीड माफिया, माफिया है स्प्रे माफिया, माफिया है खाद माफिया, जो कि किसानों के साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, जो कि अपने बैग्स पर लिखते कुछ हैं, अंदर रिज़ल्ट कुछ और होता है। और फिर सबसे बड़ी बात इस माफिया की कि ये खुलेआम और हुकूमत के रेट को सरेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इन फैक्ट्री मालिकान्स के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर रही। इदारे जो हैं वो सिर्फ नाम के इदारे हैं। जब इन लोगों के पास जाकर कोई किसान शिकायत लेकर जाता है तो ये लोग पहले ही उस फैक्ट्री वाले को आगाह कर देते हैं कि किस तरीके से हम उनके ऊपर छापा डालने जा रहे हैं। और ये कई ऐसी तो दरख्वास्तें होती हैं जो आई गई होती हैं कि आई, देखी, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और कागजी कार्रवाई में लिख दिया गया कि जी हमने चेक किया, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले तो हमें इन इदारों में बैठी काली भेड़ें और लालची लोगों को यहाँ गर्दन से पकड़कर बाहर निकालना पड़ेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक। क्या कहेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने किसानों को माफिया कह दिया, उसके बाद फिर अब जब किसान कहता है कि मैं अब नहीं उगाता गंदम, तो अब तरह तरह के लालच और स्कीमें निकालना शुरू कर दी हैं। ये झूठ मारे ना भाई, झूठ तो मार रहे हैं, क्या क्या क्यों दे रही है वो लालच ऐसा? लाला जी गंदम जट को उगे सन मरे दे झूठ ने, तो फिर जट की करेगा? जट आपने भी कटेगा बस। तो अपनी कितनी कटेगा? खावन जोगी कट दी। हाँ, तो उस तो बाद बाकी जगह तक ही करोगे? बाकी होश है कट लवांगे। क्या पट्ठे कट लवांगे। अच्छा, पट्ठे उगाओगे? हाँ, माल रख लेंगे। माल रख लिया। हाँ। पट्ठों, जब आप गंदम नहीं उगाओगे, आपको ये पता है कि गंदम नहीं उगाने से सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आपके जो पट्ठे आप उगाओगे उसका बीज महंगा हो जाएगा, फिर जानवर फिर किस तरह पालोगे? बीज महंगा नहीं था खड़ा, महंगा हो गया ना। चलो जी, अच्छी बात है जी। आप क्या कहोगे भाईजान? भाईजान असां इहो आखसूं कि वो खावण जोगी गॾे सूं साडी मेरे ख्याल तकरीबन मेरे घर ते पिछले साल ते पई मैं तो गॾे भी कोई नहीं। लो जी, वो खासूं तो अपना आराम नाल रासूं। बिकी नहीं, अब उगानी नहीं। 5-6 जानवर हैं, हाँ। उनका चारा घास घूस काश्त करके उनका दूध बेच के आप ही पे। यार मुझे एक बात बताओ, क्यों तुम दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो यार? क्या करें भाई, मेहरबानी करो।
एक बात बताओ, मैं शहरी बंदा, जी मैं शहरी बंदा, मेरे जैसे और भी शहरी बंदे वो तुम्हारी तरफ सोच रहे हैं भाईजान, कि तुम कुछ कर दो, चलो गंदम मिल जाए। अगर हम कणक बीजते हैं ना, हमारे जो बच्चे कुछ मंडी है वो भी जाती है, जानवर भी उधर जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो खर्चा पूरा नहीं होता, खर्चा हमारा पूरा नहीं होता। अगर हम कणक काश्त करते हैं तो खर्चा पूरा नहीं होता। आप देख लें कि अब मक्की का क्या हाल है, मुंजी का क्या हाल होगा। अब कणक हम आपको बताया कि पहले भी भाइयों ने कि 30-35 मन या 40 मन आते हैं तो खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बाकी जो सारा माल बच्चा कुछ है वो भी यानी कि यहीं पासे वेंदे, तो उनको बेहतर है कि वो वहाँ जी खुद खा वञो आराम नाल सुकून से, ये टेंशन ना कहना उसे। फिर मुझे एक बात ये बताओ, नहीं उगाते, हाँ जी, खत्म, अपने जोगी उगा ली, अच्छी बात, बस अपने जोगी, बस अपने अच्छी बात है, अपने जोगी उगा ली, क्योंकि जमीन आपकी है, चीज आपकी है, आपने अपनी जोगी उगा ली। हाँ जी, हाँ जी। पैसा कहाँ से लाओगे फिर? क्योंकि देखो गंदम बेचोगे, कोई और फसल बेचोगे तो पैसा आएगा ना भाईजान। वो तो पैसा गंदम किस तरह बेचेंगे, जब हम खर्चा करेंगे वो पूरा नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ, वो तो उधर चला जाएगा। सब्जी उगा लो, जानवर पालेंगे, सब्जी उगा लो, जानवर पालेंगे या घास पट्टा या सब्जी वगैरह ये बीजेंगे। बाकी गंदम नहीं बीजेंगे। गंदम पिछले साल आपने देखा कि 25-26 अब तक पड़ी हुई है कणक। वालेकुम, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। जी जी। जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर कोई है गंदम को जला दो। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त शेर है जी अल्लामा इकबाल का ये। जी भाईजान, बात ये है कि जो पिछला साल गुजरा है ना किसानों का, मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ जिनको हार्ट अटैक हुए हैं। अच्छा जी, जो आप भी अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, ओए होए होए होए, जिन्होंने ठेके पे ली हुई थी ज़मीनें, ऐसे मैं कई 3-4 मिसालें मेरे सामने हैं, जिनको बात ये थी कि जो उन्होंने बीज लिया था चावल का, तो जब ये धान की फसल आई तो बिल्कुल ही 1 एकड़ में 5 मन 10 मन है, जो औसत आती थी 60 मन 50 मन। ओ भाई 5 मन 10 मन तो ये तो लागत से भी नीचे चला गया। बिल्कुल ऐसे है ये तो मेरे ख्याल से घर का एक बंदा, एक शख्स अपने घर की गंदम जो है वो कम से कम जिसके 3-4 बच्चे हों तो वो 5-6 मन गंदम अपने पूरे घर की रखता है, तो 1 एकड़ में से ये निकली है। मैं राइस की बात कर रहा हूँ, चावल की। अच्छा, राइस की, चावल की बात कर रहा हूँ। ऐसे कई किसान यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछ लें कि जो औसत आती थी 60 मन 50 मन, वो आई पिछले साल 5 मन 10 मन 15 मन ऐसे आई है। जो उन्होंने बीज दिया इनको बिल्कुल फलाप था, बिल्कुल नाकिस किस्म का था। उनका खर्चा क्या, उनका वो जो उनकी लागत थी वो भी नहीं निकली। अच्छा, और ऐसे इसकी कोई शिकायत वगैरह की? शिकायत हुई है। फिर क्या बात ये है, यहाँ पे जो महकमा ज़राअत के ऑफिस हैं बिल्कुल बंद पड़े हैं। अच्छा। जो मुलाजमीन हैं घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका काम तो ये होता है फील्ड में आए, रोज़ाना देखें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब भी ये नून लीग की हुकूमत आई, किसान बर्बाद हो गया। अब भी उनको इतनी बात दुआएं मिल रही हैं, ये सब खड़े हैं। एक तो उन्होंने ये माफिया कह दिया इनको, किसानों को। और अभी हमारे इधर इलाके का था, और रात को उन्होंने पानी लगाया हुआ खेत में, सांप ने डस लिया उसे, उसकी डेथ हो गई। साथ का था हमारे इधर का। वह इतनी लोग मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें माफिया कहना और ये जुल्म है। अब किसान बिल्कुल मायूस हो चुका है। हुकूमत की तरफ से कोई वो अब जो ट्रैक्टर की स्कीम दी है वो लॉलीपॉप है सिर्फ। वो उनसे फीसें लेंगे, मतलब कि वो फिर भी अपनी जेब में। कोई किसी इधर से हमारे जनूबी पंजाब में किसी को एक ट्रैक्टर भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से ये कहता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ यार, आप जो मिलेगा अपर पंजाब के लोगों को पढ़े मिलेगा। लिखे हो, आप मुझे ये बताओ कि क्या हमारे इस किसान को जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, इसमें इन किसानों को ये भी पता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई 2 नंबरी कर देता है, उसके लिए कौन सा फॉर्म है, कहाँ जाके शिकायत दर्ज करवाएं? ये इतना नॉलेज है किसान को? इधर के किसानों को बिल्कुल नहीं है। हमारे किसान इत्तेहाद के जनूबी पंजाब के किसानों को नहीं है। हमारे किसान इत्तेहाद के सदर थे गालबन खोखर साहब, इनका ताल्लुक मुल्तान से है, लेकिन वो भी कुछ सालों से मैंने देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल बैठ गए हैं। पहले होता था उनका एहतजाज कभी कहाँ किसानों के लिए, बिजली के बिलों के लिए, ट्यूबवेलों के लिए, लेकिन अब खालिद खोखर साहब थे, किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर थे वो।
अच्छा। हाँ, लेकिन अब वो काफ़ी अरसे से मैंने उन्हें वो नहीं देखा। वो आप खुद भी एक काश्तकार हैं, लेकिन अब बिल्कुल वो बैठ गए हैं। कोई किसानों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सब बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और अब ये ख़त्म कर रहे हैं, ये खेती बाड़ी ख़त्म। अब वो नए कारोबार, कोई कॉलोनियाँ बना रहा है, कोई जानवर कोई और पाल रहा काम है। कर रहा है, हाँ, यानी बस यहाँ काम से ये तब्दील कर रहे हैं। बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। ठेका जो है 1.5 लाख के ऊपर चला गया है। खर्चा जो होता है वो 1 लाख वो बता रहे थे भाई, ठीक है, तो बचत वही ख़त्म। नहीं जी, ये हालात हैं जी कि इस वक्त ठेका ज़्यादा, अखराजात ज़्यादा, लागत ज़्यादा, मगर जब उसका आउटकम मिलता है वो इतना कम कि अपना लगाया हुआ पैसा भी रिकवर नहीं होता। ये हालात हैं मरियम नवाज साहिबा कि आपका पंजाब इस वक्त डूब रहा है, किसान इस वक्त मर रहा है और आने वाले वक्त में आपको एक अच्छा खासा कहतनुमा पंजाब नज़र आएगा। नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि काश्तकार जो है वो इस वक्त कितना परेशान है कि उसके पास इस वक्त गंदम उगाने के लिए जो है वो पैसे भी मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी उसकी पिछली गंदम बिकी नहीं है और पिछली गंदम का जो रेट है वो सबके सामने है कि हुकूमत ने रेट जो जब गंदम उगा रहे थे तो तब क्या था, और जब गंदम उग गई और जब उसकी काश्त की बारी आई तो उस वक्त रेट उन्होंने क्या कर दिया, और फिर उसके बाद जो माफिया दरमियान में इन्वॉल्व हुआ उस माफिया ने क्या किरदार पेश किया ये भी सबके सामने है, जिसमें पास्को जो है वो सर फहरिस्त रहा कि 1000 रुपये की बोरी जो है वो उसने उन माफिया को बेची जो कि खुद एक स्टॉकिये थे, और उसके बाद उन स्टॉकियों ने जो है वो गंदम सस्ते दामों ख़रीद कर और पास्को को महंगे दामों बेची। कमाया किसने ये भी सबके सामने है, और नुकसान किसका हुआ वो हुआ सिर्फ काश्तकार का। अब इस वक्त मेरे साथ मियाँ मुदस्सिर साहब मौजूद हैं जो कि एक मिसाली काश्तकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। मुदस्सिर साहब, काश्तकार के लिए आज से पहले इतने मसाइल नहीं थे जो अब है, क्या देख रहे हैं कि काश्तकार के लिए आगने वाला वक्त कैसा है? देखिए जी, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान ज़राई मुल्क है। ज़राअत के हिसाब से पाकिस्तान तकरीबन ज़राअत रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तानी मईशत में। पहले कोई रवायती काश्तकारी होती थी, अब जाके इसको जदीद करते करते किसान ने बहुत मेहनत की है। उसमें मुख्तलिफ फसलें उगाई हैं, मुख्तलिफ तरीके। इनमें मेन जो फसलें थी कपास और गंदम थी। इस टाइम गंदम का काफ़ी शोर है कि जी हाँ जी काश ज़्यादा करें, ये करें वो करें। गवर्नमेंट में पिछले जो ऐलानात किए थे किसान के लिए, ये जी रेट ये होंगे, ये बारदाना मिलेगा, ये वो है। काश्तकार तो यानी कि माफिया गवर्नमेंट ने कह दिया है, मरियम नवाज साहब ने कह दिया है कि जी हाँ जी माफिया है किसान। किसान माफिया नहीं है, माफिया मिडल मैन है। मिडल मैन यहाँ पे जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि महकमे वाले ये करते हैं जी, जब बारदाना आ जाता है बारदाने के जी वो रेट लग जाते हैं, वो भी यानी कि मिडल मैन तक जाता है, काश्तकार तक नहीं पहुँचता। काश्तकार के पास तो आपकी पिछले साल वाली गंदम बची पड़ी है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो हमें भी पता है कि पिछले साल वाली बची हुई है उसके पास, इससे हम आगे बढ़ते हैं। काश्तकार जो है एक गरीब काश्तकार है जी जी, वो जब अपनी गंदम उगाता है तो क्या क्या चीज़ें उसे इस्तेमाल करना पड़ती हैं? क्या वो नकद ख़रीदता है या वो चीज़ें उधार पर उठाता है? ये देखें जी, जो पिछले साल के हालात हुए हैं उसके बाद गंदम के जो सीज़न के, उसके बाद चावल का सीज़न आया है, मुंजी लगा। मुंजी में बीज जो हाइब्रिड थे ना, ज़िम्मेदार ने लिए हैं कंपनियों से, वो तस्दीक शुदा बीज नहीं थे। कंपनी को लाइसेंस गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुए हैं। तस्दीक कौन करता है? तस्दीक महकमा ज़राअत करता है। महकमा ज़राअत वाले घर बैठ के आपको मुझे NOC दे देंगे
कि जाएं जी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आप बेच सकते हैं। वो स्टॉक इतना पड़ा है, ज़िम्मेदार को पता है वो स्टॉक पड़ा है, काश्तकार को पता है स्टॉक पड़ा है, वो किस नीयत से आगे लगाएगा। बाकी खर्चे देख लें, खर्चों में भी आज भी गंदम घाटे में जा रही है। जो रेट गवर्नमेंट ने पिछले साल निकाला था उसमें भी घाटे में जा रही है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो 2 नंबर बीज बेच रहा है, ये बीज आता किस तरीके से, बाहर से आता है या यहीं तैयार होता है? ये 1 लाट मंगा रहते हैं इंपोर्ट में, 1 साल ये इंपोर्ट में मंगाते हैं। उसके बाद ये दोबारा ये ज़िम्मेदार से फसलें लेके उसको 2 नंबर तरीके से रीपैक करके दोबारा वो किसान तक जी ये हाइब्रिड चीज़ें फलां चीज़ का, यानी कि ज्वार का हाइब्रिड बीज है जी, भिंडी का हाइब्रिड बीज है, इसके अलावा जी चावल का हाइब्रिड बीज है। ये हाइब्रिड बीज होता क्या है? हाइब्रिड ये होता है जी मौसमी तब्दीली को जी वो यानी कि हर हिसाब में नज़रअंदाज कर देता है। हाँ जी, नज़रअंदाज करके कुव्वत बर्दाश्त उसमें ज़्यादा होती है, एवरेज पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन वो इस लास्ट 1 साल में सारा ज़ीरो हो गया है। यानी कि इन्होंने कुछ मौसमी असरात भी आए हैं, लेकिन अगर 1 कंटेनर मंगाया इंपोर्ट में, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो अगर आपने 1 कंटेनर मंगाया है कि जी मैंने फ़लाँ वैरायटी मंगा रहा हूँ, एक है, तो पीछे चेक एंड बैलेंस ना गवर्नमेंट ने कुछ किया है, ना ही वो ज़राअत महकमा ज़राअत ने किया है। वो एक बंदे ने उसने सीड वाले ने 1 कंटेनर के बदले आगे 100 कंटेनर भेज दिए हैं 2 नंबरी तरीके से। वो अरब खरबपति बन गया है। जहाँ कंटेनर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है बीज, जिस ज़िम्मेदार के पास गए हैं वो सारे रुल गए हैं बेचारे। हार्ट अटैक हो रहे हैं किसानों को, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कईयों ने प्लाट बेचे हैं, कईयों ने घर बेच दिए हैं, कईयों ने कोई जानवर बेच दिए हैं। तो जब खाता नया चलाने के लिए जब ये चीज़ें बेच देगा तो फिर उसके पास उगाने के पैसे कहाँ से आएंगे? दोबारा फिर क्रेडिट, यानी कि उधार दर उधार चल रहा है। लेकिन आगे सिस्टम ये हो गया है कि अगर सीड या गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियाँ सही नहीं करती तो ये किसान, मेरे ख्याल में ज़राअत वाला चक्कर पाकिस्तान में टूट गया है, अब इसको सेट नहीं कर सकते अगर यही हालात रहे तो। अच्छा, आखिरी सवाल मियाँ साहब, ये बताइएगा कि क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, क्योंकि आप छोटे ज़िम्मेदार से भी मिलते हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर बड़ा ज़िम्मेदार नहीं है और काफ़ी ऐसे ज़िम्मेदार भी हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें भी नहीं हैं, तो हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये देखिए जी, मैं यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ वाले, 10-10 एकड़ वाले ऐसे छोटे छोटे ज़िम्मेदार हैं। वो डेली यहाँ पे बैठ के मैं उनके मसाइल सुनता हूँ, भाई क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। उसमें जो छोटा ज़िम्मेदार था 2, 4, 5 एकड़ वाला, वो बेचारा पिस गया है। उसके पास तो ये है कि जी हाँ जी ज़मीन, गंदम आप कह रहे हैं ना, गंदम बिल्कुल कम खर्चे वाली एक आइटम है कि जी हाँ जी बंदा 1-2 एकड़ लगा के जी घर का खर्चा चला सकता है, लेकिन वो भी लगाने के पैसे नहीं हैं। यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जी छोटे किसानों को रिलीफ दे कुछ, उसके अलावा कोई गंदम का रेट जो है ना, उसकी जो इमदादी कीमत है, आज भी टाइम है जी हाँ जी इमदादी कीमत का ऐलान करे इसको। यानी कि वो ना करे कि जी बिल्कुल जी ब्लैंड लगाएं जी, बाद में रेट का निकलने का टाइम अभी बाद में। गन्ने का रेट निकाला इन्होंने, गन्ने का रेट, अब बाद में मिलों वाले कुछ कर रहे हैं, माफिया कुछ कर रहा है। माफिया वो है, किसान नहीं है। गंदम का सेम ये, अगर इमदादी कीमत अच्छी दे देते हैं तो इंशाल्लाह पैदावार अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि मौसमी तब्दीली के हिसाब से काश्त इन दिनों पहले हो जाती थी, अब 10, 15, 20 दिन देर है, लेट, जब तक यानी कि ठंड नहीं आती यहाँ पे जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे, तो अभी टाइम पड़ा है। अगर किसान अच्छा रेट सुन लेता है, गंदम की पैदावार अभी है, यानी कि आखिरी 10-15 दिन है ये, अगर यानी कि इसको कुछ अभी ये हुकूमत के लिए है कि जी वो। और दूसरे नंबर पे सीड तो गंदम का ऑलरेडी यानी कि यहाँ पे जो रवायती चल रहा है उसमें चंद वैरायटियाँ नहीं हैं, उसमें नहीं है प्रॉब्लम। बाकी जो बाकी चीज़ों के हैं ना सीड, उसमें मसले मसाइल हैं। ये है कि जी हाँ जी कुछ खाद के रेट कम करे, गवर्नमेंट रिलीफ दे जी। और दूसरे नंबर पे जो ट्यूबवेल के बिल हैं, पहले रेट बिजली के बिल वो कम करे। ट्यूबवेल के बिजली के बिल 4-4 लाख रुपए एक कार है, 1.5 लाख रुपए एक कार है। छोटे छोटे सोलर से भी चल जाते हैं, लेकिन ये है कि 2-3 महीने जिस टाइम सोलर में नहीं होगा, धूप नहीं निकलती, धुंधें होती हैं, सर्दियों में बादल आ गए जी हाँ जी, सोलर है जी एक स्टैंड बाई है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप पैदावार को ज़्यादा कर सकते हैं। पैदावार ज़्यादा करने के लिए ये है कि किसानों को ट्यूबवेल के ऊपर जितनी सब्सिडी देनी है ट्यूबवेल के ऊपर दें,
सीड को देखें, महकमा ज़राअत को ठीक करें, और सबसे बेहतर ये है कि जी हाँ जी आपने इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इमदादी कीमत टाइम पे उसका ऐलान करें और ख़त्म। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि इमदादी कीमत जो है वो पूरी दी जाए। जो कीमत बिजाई से पहले ऐलान कर दी जाती है वही उसी पूरी कीमत जो है वो उसे दी जाए। उसके साथ साथ काली भेड़ें जो हैं महकमा ज़राअत में, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ जो 2 नंबर बीज बेच रहे हैं उन के ख़िलाफ़ भी जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए किसान को रिलीफ फराहम किया जाए। ख़ासतौर पर बिजली के बिलों में जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।